नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माता पिता का बंटवारा, नालायक बेटे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शहर के सबसे बड़े बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों के पास एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। वह बहुत ही उदास लग रही थी क्योंकि उनके सिर के बाल सफेद थे और फटी हुई मैली कुचैली सी साड़ी पहने हुए थी। बूढ़ी औरत की उम्र कम से कम 70 साल थी। बूढ़ी अम्मा का नाम कांता देवी था और वे वहां बैठकर अपने बहू बेटे का इंतजार कर रही थी। 2 घंटे पहले उनके बेटा बहू उन्हें कार में बैठाकर लेकर आए थे और बेटा बहू ने कांता देवी से कहा था, माँ आप यहीं पर रुकिए, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। और ऐसा कहकर बोले कि माँ यहाँ पर भंडारा चल रहा है, हम आपके लिए खाने के लिए प्रसाद लेकर आते हैं। बेटा बहू ने केवल इतना ही कहा था और कांता देवी को बैठा कर चले गए थे। कांता देवी सोच सोच कर परेशान हो रही थी क्योंकि समय बहुत बीत गया था और कांता देवी एक निगाह सड़क की ओर दौड़ाई कि कब आएंगे बेटा बहू, यही सोचकर। लेकिन धीरे धीरे शाम हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब लोग अपने अपने घर को जा चुके थे, परंतु कांता देवी व्हील चेयर पर बैठी हुई अपने बेटे बहू के आने का इंतजार करती रही। लगातार बेटे बहू की राह देखते देखते कांता देवी की आंखें पथराने लगी थी। अब तो कांता देवी के मन में जो डर सा बैठ गया था कि अगर बेटा बहू वापस लेने नहीं आए तो यही सोचते ही कांता देवी का कलेजा मुंह को आने लगा था। आंखों से आंसू बह निकले था। थोड़ा और समय बीता तो कांता देवी को चिंता सताने लगी कि अब इस हालत में वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि वह तो चल भी नहीं सकती थी। कांता देवी लगातार इंतजार करती रही और इंतजार करते करते रात हो गई, लेकिन कांता देवी को लेने कोई नहीं आया। रात होने पर जब ठंड सताने लगी तो अपने कमजोर और कांपते हाथों से कांता देवी ने धीरे धीरे व्हील चेयर को खिसकाते हुए सीढ़ियों के कोने पर बने शेड के नीचे ले आई और वहीं दुबक कर बैठ गई और कांपती रही। दरअसल कांता देवी अपने पति श्यामलाल जी के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। श्यामलाल जी की गांव में अच्छी खासी जमीन हुआ करती थी, जहां पर खेती करके मेहनत से वह अपनी आजीविका चलाते थे। उनकी एक बेटी रानो और 2 बेटे थे, राम और श्याम। उन्होंने अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाई। बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर दी। दोनों बेटों की शादी भी उन्होंने समय से करवाई और अपना कर्तव्य निभाया। और इन्हीं अपने कर्तव्यों को निभाते हुए पूरी जिंदगी उनकी निकल गई। परंतु उन्हें मलाल इस बात का था, जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में बिता दी, वह बेटे ही आज उनके पास रहना नहीं चाहते थे। श्यामलाल जी और उनकी पत्नी कांता देवी दोनों अपने गांव के मकान में अकेले रहते थे, परंतु एक ही बात उन्हें अंदर ही अंदर रह रहकर कचोटने लगती थी। अक्सर श्यामलाल जी अपनी पत्नी से कहते थे, कांता, मैंने अपने दोनों बेटों को अच्छा लाड प्यार देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया, परंतु शादी के बाद दोनों ही बिल्कुल बदल गए और बहुएं भी ऐसी मिली हैं जो अपने सास ससुर का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। इन्हीं परेशानियों में धीरे धीरे श्यामलाल जी की सेहत बिगड़ने लगी। एक दिन श्यामलाल जी के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए कांता देवी ने कहा, सुनिए जी, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। मुझे लगता है हमें अपने दोनों बेटों को बुलाना चाहिए ताकि वे आपकी किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकें।
अब इस उम्र में हम अपने बेटों को नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? आखिर हैं तो वो हमारा खून ही। यदि अब हमारी सेवा वो नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? श्यामलाल जी बोले, कांता तुम सही कह रही हो, मैं कल ही उन दोनों को बुलवाता हूँ। अगले दिन दोपहर के समय श्यामलाल जी अपने घर के आंगन की चारपाई पर बैठे हुए बेमन से खाना खा रहे थे। झुर्रियों से उनका चेहरा जो भरा हुआ था, जो बहुत कुछ कह रहा था। तभी उनके पास उनके दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गए। उन्हें सामने बैठा देखकर उनका बड़ा बेटा राम बोला, क्या बाबूजी ठीक ठाक तो बैठे हैं आप? अच्छे भले खा पी रहे हैं? आपने तो हमें यूं ही डरा दिया था। बेटों को आते ही उनका ऐसा रवैया देखकर श्यामलाल जी हैरान रह गए। उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा तो वे दोनों उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। उधर बहुएं भी अपने पति को ऐसे घूर रही थीं जैसे उन्हें यहाँ लाकर उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। कांता देवी जो गायों को चारा डाल रही थी, उनकी बातें सुनकर उनके पास आई और गुस्से से बोली कि ये क्या तरीका हुआ अपने बाबूजी से बात करने का? तो श्यामलाल जी कहने लगे, कांता छोड़ो, कुछ नहीं, मुझे तुम लोगों से कोई खास बात नहीं करनी है। श्यामलाल ने अपने बेटों से कहा, मैं तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा कर चुका हूँ और इस काम में मेरी सारी जो बचत थी वो लग चुकी है। अब कुछ दिन पहले मुझे बहुत तेज चक्कर आया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो मुझे तेज सिर दर्द था और अचानक ही मुझे खून की उल्टी भी हो गई। तबीयत खराब थी इसलिए अस्पताल चला गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने जब सारे टेस्ट करने के बाद मुझे बताया कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है और यदि समय रहते इलाज हो गया तो मैं बच सकता हूँ। उन्होंने मुझे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाने की सलाह दी है। मैंने तो डॉक्टर को बोल दिया था कि मेरे दोनों बेटों के आने के बाद ही मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। बेटा, उम्र के इस पड़ाव में हमें अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों अब इस गांव में ही रहो। यह मकान मुझे बहुत सूना सूना लगता है। बच्चे भी यहाँ रहेंगे तो समय बहुत अच्छे से कट जाएगा और दोनों बहुएं रहेंगी तो तुम्हारी माँ की भी मदद हो जाएगी। तभी बेटा राम बोला, लेकिन पिताजी, बाकी बात से तो दोनों बेटे सहमत नहीं थे। राम ने कहा, आप सारी जमीन जायदाद बेचकर पिताजी हमारे साथ दोनों शहर चलिए। और छोटे बेटे शामू ने भी इसी बात पर अपने भाई की जो हाँ में हाँ मिलाई। फिर राम बोला, पिताजी, आपको चाहे ये बात अच्छी लगे या बुरी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि गांव में रहना हमारे लिए अब संभव नहीं है। मेरी बैंक में नौकरी है, मुझे वहाँ भी जाना होता है। दोनों छोटे बेटे जो अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तभी श्याम बोला, पिताजी, मैंने तो अपनी बेटी का एडमिशन शहर के बहुत बड़े स्कूल में करवाया है। मैं तो यहाँ हरगिज नहीं रह सकता। तब श्यामलाल जी बोले, बेटा, जिस बैंक में तुम काम करते हो उस बैंक की एक ब्रांच यहाँ पर भी है, फिर तुम ट्रांसफ़र भी तो करवा सकते हो। और बच्चों के पढ़ने के लिए भी यहाँ एक बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल भी खुल गया है। देखो बेटा, मुझे लगता है मेरा अब अंतिम समय नज़दीक आ चुका है, इसलिए मेरी तमन्ना है कि मैं यह समय अपने पोते पोतियों के साथ गुजारूं। अब श्यामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए, उनकी आवाज़ रुंध गई। लेकिन श्यामलाल जी की यह बात सुनकर उनका बेटा राम, जिसे प्यार से श्यामलाल जी रामू और बेटा श्याम, जिसे प्यार से शामू उसके पिताजी बोलते थे। तभी श्यामलाल जी का बड़ा बेटा राम बोला, पिताजी, अगर आपको इतनी बड़ी बीमारी है तो हम आपको शहर ले जाएंगे और आपका इलाज कराएंगे। लेकिन तभी कांता जी बोली, लेकिन क्या रामू? तब राम बोला, माँ, पिताजी, आप मेरी बात से नाराज़ मत होना। मैं यह चाहता हूँ आप दोनों हमारे साथ शहर में रहिए।
अब हम खेती तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता था खेतों का बंटवारा कर दिया जाए। इसके बाद हमारी इच्छा, हम उन्हें रखना चाहें या बेचना। और पिताजी इस मकान के भी 2 हिस्से कर दीजिए। तो रामू ने जो कहा था तो शामू ने भी अपने भैया की बात का समर्थन किया और बोला, पिताजी भैया सही कह रहे हैं। पिताजी बंटवारे के बाद आपके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा हम दोनों भाई आधा आधा बांट लेंगे और आप लोग हमारे साथ वहाँ आराम से रहना। श्यामलाल जी अपने दोनों बेटों के मुंह से बंटवारे की बात सुनते रहे, लेकिन श्यामलाल जी को बहुत गुस्सा आया और वे बहुत कठोर आवाज में बोले, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी पुश्तैनी जमीन और मकान बेच दूंगा? बंटवारा तो बहुत दूर की बात है, मैं 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं बेचने दूंगा। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम लोग आपस में बात कर लो और मुझे अपना फैसला बता दो। रामू और श्यामू दोनों आपस में सलाह मशवरा करने लगे। इधर दोनों बहुएं भी आपस में बात करने लगी। कुछ देर बाद चारों ने आपस में निर्णय लिया और अपने माता पिताजी के पास आकर श्यामू बोला, पिताजी हम सभी ने बहुत सोच विचार कर एक फैसला लिया है। हम जानते हैं अब आपसे खेती का काम नहीं होता, तो पहले खेतों का बंटवारा कर दो और इस जमीन को भी बेचना पड़ेगा। इसके बाद हम दोनों आप दोनों को शहर ले जाएंगे। माँ मेरे पास रहेगी और पिताजी भैया के पास रहकर अपना इलाज करवाएंगे। श्यामलाल जी ने अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। श्यामलाल जी बोले, बेटा मुझे इस तरह तुम लोगों से उम्मीद नहीं थी। आज तुमने मेरी परवरिश को नकार दिया। नालायक को कान खोलकर सुन लो, हम दोनों इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक भी अलग नहीं रह सकते। और ये तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपना पुश्तैनी मकान बेच दूंगा? यदि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना है तो मत रहो, लेकिन परिवार को बांटने की बात मत करो। श्यामलाल जी बोल रहे थे तो कांति देवी की आंखों में भी आंसू छलक आए। ये माँ आज अपने बेटों की बातों से अंदर तक दुखी हो चुकी थी। यह दिन दिखाने के लिए बड़ा किया था तुमको हमने, आज अपने माँ बाप ही तुम पर बोझ हो गए हैं। तुम्हें अपने माँ बाप बोझ लगने लगे नहीं, कितने बदल गए हो तुम। तभी श्यामलाल जी जोर से बोले, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे सामने हम मजबूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोई भी शर्त मान लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम लोगों के बिना भी मेरा इलाज हो जाएगा। मैंने पहले ही अपनी बेटी को फोन कर दिया है, वह किसी भी समय आती होगी। लेकिन पिताजी, वो कहने लगे, रानू को बुलाने की क्या जरूरत थी? इस समय पर क्या किया जाए और क्या नहीं उसका फैसला हम कर सकते हैं। रानू हमारे मामले में ना पड़े तो यही अच्छा है। छोटा बेटा कहने लगा, क्यों भैया रामू, मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं भी इस घर की बेटी हूँ। रानू घर के गेट के अंदर आती हुई बोली। तभी सभी चौंक गए और यहाँ किस फैसले की बात हो रही है और अचानक मुझे फोन करके क्यों बुलाया? रानू कहने लगी, पिताजी सब कुशल मंगल तो हैं। रानू ने अपने पिताजी श्यामलाल को चिंतित देखा तो बोली। श्यामलाल जी बोले, बेटी अब तुम ही अपने भाइयों को समझा सकती हो, आखिर बात क्या है? रानू बोली, बताइए पिताजी। श्यामलाल जी बोले, बेटी मुझे लगता है अब हम इन दोनों पर बोझ बन गए हैं। यह हमें शहर ले जाकर अलग अलग रखना चाहते हैं, यहाँ की जमीन बेचना चाहते हैं। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर रामू बोला, नहीं पिताजी, हमारा यह मतलब नहीं था कि हम दोनों जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। हम तो केवल आपका इलाज करवाना चाहते हैं। मैं माँ को भी अपने साथ रख सकता था, लेकिन मेरा मकान छोटा है, इसलिए माँ को शामू के पास रहने के लिए कहा। रानू कहने लगी, भैया आप पिताजी का इलाज करवाना चाहते हैं तो जमीन जायदाद बेचने की क्या जरूरत है? तो रामू ने कहा, रानू हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं कि हम इलाज का खर्च उठा सकें, इसलिए जमीन जायदाद बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे ही हम पिताजी का इलाज करवाएंगे। रानू को अपने भैया की बातों पर बहुत गुस्सा आया। रानू बोली, मैं खूब समझती हूँ भैया,
आपको अपने माता पिता से नहीं, पैसे से प्यार है। आप दोनों केवल मजबूरी के कारण उन्हें शहर ले जाना चाहते हो। आप लोग इतने सालों से नौकरी कर रहे हो, क्या आपके पास पिताजी के इलाज तक के लिए पैसे नहीं हैं? रानो की दो टूक बातों को सुनकर उसकी छोटी भाभी बोल पड़ी, रानो, तुम्हें क्या पता बड़े शहर में कितने खर्चे होते हैं? रानो बोली, हाँ भाभी, आप दोनों की महंगी महंगी साड़ियाँ और सोने से बने गहनों को देखकर पता चल रहा है कि कितना खर्च होता है शहर में। रानो की साफ स्पष्ट बातें सुनकर बड़ी भाभी भड़क गई और बोली, अब हम अच्छे कपड़े और गहने भी ना पहने क्या? इतनी जली कटी सुनना तुम्हें शोभा नहीं देता? अपनी भाभी की बात सुनकर रानो भी बोली, भाभी, मुझे आप लोगों के खर्चे से कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो केवल इतना कह रही हूँ, अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहन सकती हैं, बच्चों को शहर के बड़े और नामी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का खर्चा उठा सकते हैं, तो क्या आप लोग पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं निकाल सकते? भाभी, पिताजी का इलाज तो मैं भी करवा सकती हूँ, लेकिन कल को समाज के लोग और रिश्तेदार तुम लोगों पर उंगली उठाएंगे कि दो दो बेटों के होते हुए भी पिता का इलाज उनकी बेटी ने करवाया। तब उसकी भाभी बोली, रानो, अगर तुम इलाज करवाना चाहती हो तो करवाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों भाइयों ने भी अपनी पत्नी का बेशर्मी से जो समर्थन किया, तो रानो बोली, ठीक है, मैं पिताजी का इलाज करवाने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ, लेकिन तुम लोग बंटवारे की बात बिल्कुल मत करना। तब उसकी भाभी बोली, देखो आ गई ना मुद्दे की बात पर, हमें पहले से ही मालूम था रानो को भी जायदाद में हिस्सा चाहिए, इसलिए तो बाबूजी को ले जाने की बातें कर रही है, लेकिन हिस्सा तो दूर, हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं लेने देंगे। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी जहरीली बातें सुनकर रानो हैरान रह गई। वह उन्हें जवाब देना चाहती थी, लेकिन फिर झगड़ा बढ़ जाएगा, यह सोचकर रानो चुप रह गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, आप दोनों मेरे साथ चलिए, हम अकेले ही रहते हैं, अब मेरे सास ससुर तो हैं नहीं, तो अब से आप हमारे साथ ही रहोगे। अपनी बेटी की यह बात सुनकर श्यामलाल जी सोच में पड़ गए, क्योंकि आज तक तो वे यही सोचते आए थे कि बेटी पराया धन होती है और सुख दुख में बेटे ही काम आते हैं। तभी रामू की आवाज उनके कानों में पड़ी, पिताजी, क्या सोच रहे हैं? हमें जाना भी है, अब हम यहाँ ज्यादा समय नहीं रुक सकते। आप बताइए, आपने क्या निर्णय लिया है? श्यामलाल जी दुखी मन से बोले, बेटा, तुम्हें पढ़ा लिखा कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम लोग अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। इतना कहते ही उन्हें फिर से खांसी छूट गई और खून की उल्टी आ गई। फिर श्यामलाल जी हाँफते हुए बोले, और लौटकर कभी मत आना, समझ लेना तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर भी दोनों बेटों को तरस नहीं आया और वे गुस्से में अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर निकल गए। लेकिन पिता को खून की उल्टी करते देख रानो का कलेजा फटने लगा। जैसे तैसे पिता को मनाकर रानो उन्हें अपने शहर ले गई, जबकि कांति देवी अपने गांव के मकान और पशुओं की देखभाल के लिए गांव में ही रुक गई। श्यामलाल जी को अपनी बेटी के घर जाते हुए संकोच हो रहा था कि दामाद जी ना जाने क्या सोचेंगे, लेकिन घर पहुंचते ही देखा कि उनके दामाद अमित ने उनके लिए खाना तैयार कर रखा था। बोले, पिताजी, आप किसी बात की चिंता ना करें, मुझे भी अपना बेटा ही समझिए, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, हम कल सुबह ही आपके इलाज के लिए चलेंगे। अपने दामाद से यह बातें सुनकर श्यामलाल जी भावुक हो गए। अगले दिन वे दोनों उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। सारी जांच और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने श्यामलाल जी को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और श्यामलाल जी के बेटी दामाद को बात करने के लिए अंदर बुला लिया। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग अपने पिता के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? तो रानो हैरान हो गई और बोली, ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर ने कहा, आपके पिताजी को ब्लड कैंसर हुआ है, मैंने उनके लिए हाई डोज की मेडिसिन लिखी है,
लेकिन उनके बचने की उम्मीद अब बहुत कम है। यह बात सुनकर श्यामलाल जी के बेटी और दामाद दोनों घबरा गए। आंखों में आंसू लिए हुए घर लौटे तो श्यामलाल जी ने कहा, बेटा मुझे सब मालूम है, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। बेटी, मैं चाहता हूँ मेरी अंतिम सांसें वहीं निकलें। मरने के बाद भी मुझे ऐसी नालायक औलाद पैदा करने पर अफसोस रहेगा। रानो अपने पिता की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों के बाद वे दोनों जो श्यामलाल जी को उनके गांव ले आए। बेटी दामाद ने वहीं रहकर अपने पिता की तन मन धन से सेवा की। एक दिन श्यामलाल जी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। जब अमित उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने लगा तो पहुंचने से पहले ही वो इस दुनिया से चल बसे। दोनों भाइयों ने परिवार सहित आकर अपने पिता का दाह संस्कार किया, लेकिन उनके चेहरे पर अपनी करनी का कोई पछतावा नहीं था। रानो अपनी माँ को अपने साथ ही लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाइयों ने मना कर दिया। कांता देवी का आशियाना अपने पति की मृत्यु के साथ ही उजड़ गया। या यूं तो दोनों भाइयों की माँ को साथ में ले जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जायदाद के लालच में वो उन्हें अपने साथ शहर ले आए। रामू और श्यामू ने यह समझौता किया था, माँ को 6-6 महीने अपने पास रखेंगे। अपने बेटे श्यामू के घर आने के बाद कांति जी को अच्छे से रखा जा रहा था। बहू भी उनकी सेवा करती थी, उनकी पोती भी उनके साथ ढेर सारी बातें करती। पिता के मरने के बाद से श्यामू और रामू दोनों अपने पिता की जायदाद अपने नाम कराने के लिए भागदौड़ करने लगे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके पिता ने अपनी वसीयत अपनी मृत्यु से पहले करवा दी थी, जिसमें से जायदाद का 3रा हिस्सा उन्होंने रानो के नाम पर करवाया और बाकी का हिस्सा माँ के नाम पर था। उनके तो पैरों तले जैसी जमीन ही खिसक गई। 1/3 हिस्सा तो रानो के पास जा चुका था, लेकिन बाकी की जायदाद हासिल करने के लिए दोनों भाइयों ने साजिश रची। एक दिन रामू अपने भाई श्यामू के घर आया और दोनों एक साथ माँ को बहला फुसलाकर कचहरी ले गए। माँ की जायदाद के कागजों पर जो माँ का अंगूठा लगवा दिया। उस दिन के बाद से कांति देवी की दुर्गति होनी शुरू हो गई। एक दिन श्यामू ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम सारा दिन अकेली बैठी रहती हो, तुम्हारी बहू गर्भवती है, इसलिए उसके साथ काम में हाथ बटाया करो। तब बहू ने कहा, हाँ माँ जी, मुझसे अब इतना काम नहीं होता, तो आप भी थोड़ा काम किया करो। उस दिन के बाद से कांता देवी ने अपनी बहू के साथ घर के कामों में साथ देना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में बहू ने सारा काम अपनी सास के ऊपर ही डाल दिया। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाना, सारा काम कांता देवी ही करती थी। एक दिन छत पर कपड़े सुखाकर सीढ़ियों से नीचे आते वक्त कांता देवी का पैर फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वह बिना सहारे के उठ भी नहीं सकती थी। ऑपरेशन करवाने पर लाखों रुपए का खर्चा आना था। बिना इलाज करवाए ही वे अपनी माँ को घर वापस ले आए थे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी कि उनका खाट से उठना भी मना था। अब तो बहू से अपनी सास को 2 दिन से भी ज्यादा नहीं रखा गया। अपनी पत्नी के कहने पर श्यामू अपनी माँ को अपने बड़े भाई के घर छोड़कर आ गया था, लेकिन यहाँ भी वही समस्या थी कि माँ की सेवा कौन करेगा। बड़ी बहू तो छोटी बहू से भी 2 कदम आगे थी। रोज घर में झगड़ा करती। जब देवर जी ने 6 महीने रखने के लिए कहा था तो फिर 1 महीने में ही वापस क्यों माँ जी को भेज दिया। आप तो अपनी नौकरी पर चले जाते हो, बड़ी बहू ने रामू से कहा, लेकिन अपनी माँ की सेवा तुम मुझसे करवाना चाहते हो। तुम्हारी माँ की सेवा मुझे करनी पड़ती है। वे तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। उनकी गंदगी से पूरे घर में बदबू फैल गई है।
आप रानो को कहिए कि अपनी माँ को आकर यहाँ से ले जाए। अब मुझसे भी नहीं संभाली जाती आपकी माँ। रामू बोला, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? माँ की सारी जायदाद हमने अपने नाम करवा ली है, अब हम उसे कैसे कह सकते हैं माँ को रखने के लिए? सारी रिश्तेदारी में नाक कट जाएगी हमारी। तब रामू की पत्नी कहने लगी, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपनी माँ को बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करवाने के बहाने ले जाओ और वहीं छोड़कर आ जाओ। वहां तो दिन रात भंडारा चलता है, खाना भी मुफ्त मिलेगा। अपनी पत्नी के मुंह से यह बातें सुनकर रामू गुस्से में आ गया और बोला, तुम ये कैसी बातें सोच सकती हो? ऐसे कैसे कह सकती हो? जैसा भी है, कैसी भी है, वो है तो मेरी माँ। ऐसे कैसे मैं उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ सकता हूँ? लेकिन रामू की पत्नी ने साफ साफ कह दिया, या तो अपनी माँ को रखो या फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। इस धमकी के बाद रामू अपनी माँ को मंदिर छोड़ने के लिए तैयार हो गया और दर्शन करवाने के नाम पर उन्हें कार में बिठाकर मंदिर ले गया। व्हील चेयर पर बिठाकर मंदिर के दर्शन करवाए। दर्शन करने के बाद सीढ़ियों के पास ही माँ को बिठाया और प्रसाद लेने के बहाने चले गए। बूढ़ी माँ बेचारी भूखी प्यासी घंटों से वहीं पड़ी रही। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों ने कुछ प्रसाद दे दिया तो बूढ़ी माँ ने खा लिया। रात के समय पुजारी जी की नजर कांता देवी पर पड़ी तो उसे लगा कि शायद ये वृद्ध औरत लावारिस है। ठंड के कारण कांता देवी जी की बुखार में पड़ी हुई थी। उनकी ऐसी हालत देखकर पुजारी जी से रहा नहीं गया। पुजारी जी ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वह कुछ जवाब नहीं दे पाई। तरस खाकर पुजारी जी ने रात के लिए उन्हें मंदिर में ही शरण दे दी। सुबह होने पर पुजारी जी ने पुलिस चौकी पर फोन लगाया। कुछ ही देर बाद 2 पुलिस वाले आ गए और थोड़ी देर में बहुत सारे पत्रकार भी पहुंच गए और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी। एक पत्रकार ने ऐसी दर्दनाक स्थिति में उस बूढ़ी माँ को देखकर उसका एक फोटो खींचकर पत्रिका के मेन पृष्ठ पर छापा और साथ में हेडलाइन छापी, लावारिस हालत में मिली एक बुढ़िया कांता देवी। पुलिस वालों ने वहां से कांता देवी को एक अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उनका इलाज शुरू किया गया। अगले दिन जब यह खबर रानो ने पढ़ी तो उसमें अपनी माँ की फोटो को देखकर तुरंत पहचान गई। एक पल को उसे लगा कि जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दोनों सगे भाई अपनी पत्नियों की ऐसी गुलामी करेंगे कि नीचता की हद ही पार कर देंगे। रानो का मन हुआ कि वह अभी अपने भाइयों के घर जाए और चीख चीख कर उनसे पूछे कि क्या इस हाड़ मास की माँ की कोई जरूरत नहीं रह गई? क्या इसने तुम्हारा कोई काम नहीं किया? इन्हें जन्म नहीं दिया? तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया? लेकिन उसी समय रानो के पति का फोन आया और रानो ने अपनी माँ की सारी बात अपने पति को बताई। रानो अपने पति के लेकर अपनी माँ के पास पहुंची। वहां उपस्थित पुलिस वालों ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो उसने बताया कि यह करतूत उसके दोनों भाइयों की है। वह समाचार पत्र में खबर पढ़कर ही यहाँ तक पहुंची है। उसके बाद रानो अपनी माँ को अपने घर ले आई। अपनी माँ के गंदे कपड़ों से जो बुरी हालत में देखकर उसे स्वयं पर ही गुस्सा आ रहा था। अपने घर लाकर उसने अपनी माँ की खूब सेवा की लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कांता देवी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और कुछ ही दिनों में कांता देवी चल बसी। उधर शामू की पत्नी सीमा घर पर बैठी हुई ये सोच रही थी, अगर इस बार उसकी लड़की हो गई तो क्या होगा। अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाना चाहती थी जिससे लिंग परीक्षण हो सके क्योंकि वह लड़की नहीं चाहती थी। यही सोचकर उसने अपने पति शामू को अपने साथ लेकर अस्पताल चलने को कहा। अस्पताल पहुंचकर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने को कहा तो डॉक्टर ने कहा कि आज के समय में तो लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं, तो आप ऐसा क्यों करवाना चाहती हैं? तो शामू की पत्नी बोली, बेटी तो पराई होती है, बुढ़ापे में हमारी सेवा तो हमारा बेटा ही करेगा ना। इस बात पर डॉक्टर ने कहा,
इसकी क्या गारंटी है कि लड़का ही आपकी सेवा करेगा और लड़की नहीं कर सकती? लेकिन वह नहीं मानी। अल्ट्रासाउंड करवाने पर डॉक्टर ने बताया कि उसके गर्भ में लड़की है और यदि गर्भपात करवाना है तो कल आकर मिलना। घर पहुंचकर शामू की पत्नी सीमा अजीब सी उलझन की हालत में सो गई। उसने रात में सपना देखा और सपने में वह कहीं से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। माँ, मुझे मत मारो, मैं आपको तंग नहीं करूंगी, मैं आपका खर्चा नहीं बढ़ाऊंगी, मत लाकर देना मुझे पायल, मैं दीदी की छोटी पड़ चुकी पायल ही पहन लूंगी, उनके छोटे कपड़ों से ही तन ढक लूंगी, बस मुझे एक बार इस दुनिया में आने दो। तभी अचानक शामू की पत्नी सीमा की नींद खुल गई और वह जोर जोर से रोने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर शामू की नींद खुल गई और बोला, क्या हुआ सीमा, क्यों चिल्ला रही हो? सीमा ने कहा कि मैंने एक बुरा सपना देखा है और वह मुझे खुद को मारने से रोक रही है। तभी शामू ने कहा, वह कौन? हमारी बेटी? सीमा ने कहा। उसी समय फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, मैं रानो बोल रही हूँ, माँ का स्वर्गवास हो चुका है, दोपहर 1 बजे उनका संस्कार करना है। रामू को भी फोन करके बता देना, अगर तुम नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, मैं उनका दाह संस्कार कर दूंगी, मैं समझूंगी मेरा कोई भाई नहीं है। इतना कहकर रानो ने फोन रख दिया। इधर शामू के हाथ से रिसीवर नीचे गिर गया। सोचने लगा, आखिर माँ रानो के पास कैसे पहुंची? उसने अपने भाई को फोन करके माँ के स्वर्गवास की सूचना दी। दोनों भाइयों के मन में अब पश्चाताप था और शर्मिंदगी भी। वे अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाएंगे? इसी शर्मिंदगी के कारण वे माँ की शव यात्रा में शामिल नहीं हुए। इधर शामू और उसकी पत्नी सीमा गर्भ में पल रही अपनी बेटी की हत्या करवाने जा रहे थे और दूसरी ओर एक बेटी अपनी माँ के शव को मुखाग्नि दे रही थी। पूरे समाज और सभी रिश्तेदारों में दोनों बेटों की थू थू हो रही थी। अपने माता पिता को सही समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण उनकी असमय मृत्यु को रानो को जो बहुत दुख था कि उनकी समय से पहले मौत हो गई, इसलिए पिता की जायदाद से मिले हिस्से को बेचकर रानो को जो पैसा मिला उस पैसे से उसने अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनवाने के लिए एक एनजीओ को दान में दे दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।